तो आ गई एक और नई वीडियो क्विक रिवीजन सीरीज़ की, यानी क्विक रिवीजन सीरीज़ लेक्चर नंबर 2। और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ और कंसेप्ट्स। ठीक है, पढ़ेंगे मतलब रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ तक सब कुछ क्लियर कर दिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो आई होप आपने उन्हें पॉज करके ट्राई किया होगा। उसके अलावा हमने परमिटिविटी का भी रिकैप लिया था, तो वो भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर खत्म करके ही हम उठेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक पूरा खत्म कर दूँगा, उसके बाद बचेगा सिर्फ गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप हम ले लेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते ही होंगे आप, मेरा नाम है मोहित आसरवाल और आपने अभी चैनल टेकिंग मोहित पर, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से ही हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उसका पहले मैं एक फील्ड दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहली बार तो सिंबल डिनोट किया जाता है ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर कोई एक चार्ज है, देखो ये कोई भी चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू, कोई सा भी चार्ज हो, उसके आसपास एक तरह की फील्ड जनरेट होती है। क्या होती है, आसपास एक तरह की फील्ड जनरेट होती है, और उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जैसे आपने पिछले साल ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है ना, कि उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब अट्रैक्शन फील होने लग जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी जनरेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से भी जनरेट होती है, नेगेटिव चार्ज से भी जनरेट होती है। देखो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं हम, तो वो उसे रिपेल करता है, फील्ड से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं उसके अंदर, तो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है। ठीक है, कि कोई एक चार्ज जो है वो अपने आसपास कितने एरिया में किसी भी चार्ज को रिपेल कर रहा है। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ई जो होती है, पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने के बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर के। ठीक है, यानी हमने कूलॉम्स लॉ में क्या देखा था कि यहाँ पर दो चार्ज रखे थे, बट अब हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल चार्ज लेना है, कोई क्यू चार्ज। और ये क्यू चार्ज कौन सा होगा, जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यू है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, तो यहाँ पर ये क्यू इसी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। चलो अभी से वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म के पहले इसकी एसआई यूनिट बता देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम कैसे, देखो ऊपर चार्ज लिया था और नीचे रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस क्या मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहली बात तो एक चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पर भी कि 1/r² के प्रोपोर्शनल है। जो ई है हमारा वो 1/r², यानी कि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ये घटते जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि हमारे फोर्स होता है। ठीक है, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती है। उसके बाद इसकी ये जो एसआई यूनिट है ये होती है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, इसे याद कर लेना। चलो नेक्स्ट थिंग की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आता है वो क्या आता है हमारा, के क्यू बाय मॉड आर का क्यूब। ठीक है, क्या आ गया, ये मॉड आर का क्यूब आ गया, और इधर आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पिछले जब हमने फोर्स डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर नीचे मॉड आर का स्क्वायर ही आ रहा था, बट यहाँ मॉड आर का क्यूब आ रहा है, तो ये वेक्टर फॉर्म इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बन जाता है। बट फिर भी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म जैसा आप ज़्यादातर सवाल करोगे तो उसमें वेक्टर फॉर्म नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म सिर्फ याद करके रख लो, बट इसका ज़्यादा इंप्लीकेशन शायद ही होगा बोर्ड लेवल तक। IIT JEE की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल तक इसके इंप्लीकेशन थोड़े लिमिटेड ही है ये वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले के, बट ये वेक्टर फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आती है, देखो कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 3 या 4 चार्जेस की वजह से दे दे, 3 या 4 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, तो उसकी जो नेट वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी आपके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस तीसरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यानी सबको वेक्टरली सम ऑफ एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उससे प्लस करना है आपको बस, और आपको ये ई नेट जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है ई नेट को निकालने का अगर वेक्टर्स में बात की गई हो। ठीक है, तो मैं एक सवाल देता हूँ, पॉज करके ट्राई कर लेना, पॉज करके ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो सवाल है पॉलीगॉन टाइप का न्यूमेरिकल है, वही जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर जो है इसके यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और लास्ट में यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया। टेस्ट चार्ज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी है, चलो टेस्ट चार्ज को भी बताता हूँ। देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज होता है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, वो होता है प्लस क्यू चार्ज सबसे पहले तो, लेकिन वो इतना छोटा होता है, मतलब ये जो प्लस क्यू लिखा है ना हमने, इसके मुकाबले भी बहुत छोटा। हालांकि ये प्लस क्यू खुद ही एक पॉइंट चार्ज है, बट फिर भी जो टेस्ट चार्ज होता है उसके भी मुकाबले बहुत छोटा। तो इतना छोटा मतलब कि हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होता है, ये खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये इन तीनों चार्जेस को इन्हांस नहीं करेगा, इन तीनों चार्जेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज से, और उसको यहाँ रख दिया अगर हमने, तो बस ये जो तीनों चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और आपको बताना है यहाँ पर, एक मिनट इस फिगर को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं।
तो आपको बताना है कि ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सी पर यानी कि टेस्ट चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो रही होगी। तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही होगी, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे लग रही होगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लग रही होगी, ठीक है। तो ये जो तीनों का नेट आएगा उसे आपको कैलकुलेट करना है और आंसर लिखना है। तो इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन से फाइनल आंसर भी नहीं बताऊंगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका आएगा KQ/A², क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है उसको A मान लेना, ठीक है, और √2 + 1/2, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा, तो आपका ये सम सही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन था इसको पॉज करके आई होप आपने ट्राई किया होगा और ये आंसर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करा दिया, अब हम थोड़े से स्टैंडर्ड केसेस जो है उन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है स्टैंडर्ड केस, आपको मैंने एक वीडियो अभी थोड़े टाइम पहले ही पब्लिश की थी, जिसमें एक रॉड की वजह से उसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस यानी कि ये यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर आपको इसकी वजह से ये जो रॉड है इसकी वजह से इंटीग्रेशन करके और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वैल्यू सिखाई थी। तो वो वीडियो देख लो तो आपको इसका बिल्कुल वैल्यू पता चल जाएगी। और इसके अलावा ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसीलिए इसे याद कर लेना है, ठीक है। इसकी जो मैं बता रहा हूँ वैल्यू उसे याद कर लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑन इट्स एक्सिस की वैल्यू आती है K लैम्डा ब्रैकेट के अंदर 1 + A - 1/A+L, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये आपको याद कर लेनी है अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल रॉड पूछे। और इसका डेरिवेशन आपको ऊपर आई बटन को क्लिक करना, तो ऊपर इसके डेरिवेशन की लिंक मिल जाएगी। आई बटन को क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में जाके इसका पूरा डेरिवेशन समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक और डेरिवेशन है, मतलब सिर्फ हम डेरिवेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और डेरिवेशन क्या है, एक मिनट, ये गलत है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पर ये सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, ये जो सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है। और ये सेमी सर्कल पर पूरा लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो इसके लिए भी एक वीडियो है, बट उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो अभी थोड़े टाइम बाद पब्लिश कर दूँगा। तो वो भी आपको उसी आई बटन को क्लिक करके मिल जाएगी नीचे, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, ई नेट की वैल्यू, वो मैंने उस वीडियो में बताया बिल्कुल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके और पूरा वेक्टर्स लगा के यहाँ पर क्या वैल्यू आती है फाइनल वो बताइए। तो वो वैल्यू क्या है, वो होती है 2K λ/R। अच्छा, आपको इसे याद करना है तो करो, नहीं करोगे तो मैं आपको इसके बाद एक रामबाण फॉर्मूला बताने वाला हूँ। रामबाण मतलब कि क्या, यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला बताऊँगा जिससे आप किसी भी ऐसे गोल वाले शेप जो होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं उनके सेंटर पे, ठीक है। फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ मैं। फॉर्मूला बताने के पहले एक और केस आता है, इसमें एक और केस क्या आता है, देखो मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से। तो ये देखो ये क्या बन गया, 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये क्या बन गया, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो ये जो 1/4 ऑफ सर्कल है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, और इसका भी डेरिवेशन मैंने अपने चैनल पे किया है। और इसके बाद वो जो रामबाण फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका डेरिवेशन भी चैनल की लिंक में अभी मिल जाएगा। मैं थोड़े टाइम बाद उसके डेरिवेशन के वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पर प्लस हो, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो आती है फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू वो आती है बराबर √2K λ/R के, ठीक है। इसके बराबर इसकी वैल्यू आती है। तो ये जो वैल्यू है इसको भी आपको याद करना हो तो करो, नहीं करोगे तो मैं अब रामबाण फॉर्मूला फाइनली बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी गोल ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कि एक रिंग हो या फिर रिंग के अलावा कोई भी एक गोल ऑब्जेक्ट हो, तो उस रिंग ज़्यादातर रिंग हो या फिर हाफ रिंग हो, सेमी सर्कल हो, और हमारा क्वार्टर ऑफ सर्कल हो, या फिर कितने भी एंगल का वो सर्कल हो, उसकी वजह से जो ई नेट आती है वो कितनी आती है हमारी, वो आती है 2K λ/R और sin α/2। तो इसका डेरिवेशन वहाँ पर मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अभी मैं थोड़े टाइम बाद पब्लिश करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो क्या आप एक्सप्लोर करके भी देख लो चैनल को, वो वीडियो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, और उस डेरिवेशन में मैंने समझाया कि फॉर्मूला कैसा है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे क्या होता है, इससे हम किसी भी फिगर की जो मतलब किसी भी फिगर यानी कि किसी भी गोल टाइप के शेप का जो वो होता है हमारा क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये जो अल्फा दिख रहा है ना, ये जो अल्फा दिख रहा है ये अल्फा होता है एंगल। तो हमें जैसे कोई भी एक रेंडमली शेप दे दिया इतने एंगल का, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बता दिया हमको कितना 90 डिग्री, ये एंगल बता दिया 90 डिग्री। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, लिख देना 2K λ/R, ठीक है, साइन 90/2। तो ये अल्फा की जगह किसको पुट करना है, बस ये एंगल को पुट करना है, साइन 90/2 पुट करोगे तो ये कितना जाएगा sin 45। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2। तो क्या लिखोगे 2K λ/R और अपॉन में √2, और √2 से ये √2 बार में गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √2K λ/R, ठीक है। और ये किसका आ गया, देखो अभी मैंने पीछे ये केस डिस्कस किया था, वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वार्टर ऑफ सर्कल का केस डिस्कस किया था, तो उसमें भी यही फॉर्मूला बताया था मैंने। तो उसमें भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री का ही होता है ना, उसमें एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। ये देखो ये वाला
ये वाला जो डिस्कस किया था इसमें ये देखो ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। कितना आसान हो गया ना इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना। ठीक है, सेमी सर्कल वाला केस देख लो, सेमी सर्कल वाले में कितना एंगल होता है यहाँ पर होता है एंगल 180 डिग्री। क्या लिखेंगे 2k लैम्डा बाय आर साइन 180/2। ठीक है, तो 180/2 ठीक है, तो 180/2 यानी कि 90, तो 2k लैम्डा बाय आर और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू मतलब यही आंसर आ जाएगा। और यही आंसर मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये एक रामबाण फॉर्मूला है ऐसी चीज़ों को निकालने का। सर्कल का देख लो, सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। और अगर आप उसमें क्या बोलते हैं तो साइन अल्फा बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू क्या आती है साइन 90 के जस्ट अपोजिट वाली। साइन 90 की वैल्यू 1 तो साइन 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, एक सर्कल की वजह से सेंटर पे। तो बस यही होता है जनरल फार्मूला जिससे आप इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब रॉड के जनरल फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब रॉड के बारे में मैं एक डेरिवेशन करा चुका हूँ अपने चैनल पे, मतलब कर दूंगा अभी। अगर अभी तक आपको नहीं मिला वो डेरिवेशन तो मैं जल्दी उसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये देखो ये एक मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ की मैंने रॉड ले ली। ठीक है, कितनी लेंथ की इनफाइनाइट लेंथ की है ना, और इनफाइनाइट लेंथ की नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की मैंने अभी कंसिडर किया बट नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा बनाया मैंने कि ये जो इसकी एक्सिस पे तो पहली बार बनाया ही नहीं। ठीक है, एक्सिस पे नहीं, उसके अलावा ये जो पॉइंट है ये है ना इसके मिड पॉइंट के सामने भी लाई नहीं करता। मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वो सपोज करो मैंने एक्चुअली यहाँ मिड पॉइंट पे ले लिया था थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम ये पॉइंट तो ये देखो ये यहाँ का इसका रॉड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा और ये पॉइंट मैंने यहाँ सपोज कर लिया। तो ये जो पॉइंट है ये एक जनरल पॉइंट की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब हम एक रॉड की वजह से कहीं भी उसके ऊपर यहाँ पर भी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, कहीं पर भी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना इस जनरल फार्मूले से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और ये जनरल फार्मूला क्या है, ये जनरल फार्मूला बराबर है हमारे मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये जो है पहली बात तो देखो ये जो रॉड है ये इससे परपेंडिकुलर ये पॉइंट। ठीक है, ये रॉड से परपेंडिकुलर पॉइंट, तो इसका जो फार्मूला आता है वो आता है ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू k लैम्डा बाय a, और यहाँ पर आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। अच्छा इससे ये जो θ1 है और ये θ2 है ये क्या क्या चीज़ है चलो मैं बताता हूँ। ये a जो है ना ये a है, ये तो सबसे पहले ये रॉड से ये पॉइंट की दूरी है। ठीक है, ये जो दूरी है इसको मान लिया a। ठीक है, साइन θ1 क्या है, साइन θ1 है हमारा ये वाला जो एंड है, ये जो ये वाला एंड है, इससे ये जो पॉइंट की दूरी है इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी ये वाला नहीं ये वाला। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं θ1 एंगल, और ये वाले एंड से जो पॉइंट आया इसका जो एंगल बन रहा है वो है θ2 एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, और उसको k लैम्डा बाय a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस पूरी रॉड की वजह से। तो कितना आसान हो गया ना, चलो देखते हैं है ना, साइन θ1 साइन θ2 पुट करके देखते हैं एक बार है ना। तो मान लीजिए वो जो रॉड थी उस पर मैंने एक ये जैसे ये रॉड है और इस पर मैंने एक पॉइंट मान लिया सपोज दैट कि यहाँ से जो एंगल है वो बन रहा है कितना 60 डिग्री है ना, और यहाँ से बन रहा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ वैसे तो यहाँ से 60 होना चाहिए, यहाँ से 30 डिग्री होना है ना। चलो रख के देखते हैं वहाँ पर, तो रखेंगे k लैम्डा बाय a साइन θ1। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो √3/2 प्लस, ठीक है, साइन θ1 हो गया, और साइन θ2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे उसको और ये आ जाएगा k लैम्डा बाय a √3/2 प्लस √3 प्लस 1/2। तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, एक सही वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो ये जनरल फार्मूले से कितना आसान हो गया इसे निकालना। ठीक है, तो इसीलिए ये जो जनरल फार्मूले होते हैं ये बहुत काम के होते हैं और इन्हें याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जनरल फार्मूला मैंने बताया क्या था, ये k लैम्डा बाय a साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब हम एक बहुत ही बढ़िया केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क या फिर रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क और रिंग। ठीक है, डिस्क का मान लेते हैं। चलो तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो इस टाइप से, नहीं ये तो फिर तो ये एक मान लो डिस्क है। ठीक है, इसको फिल कर देता हूँ यहाँ पर, ये एक मान लो डिस्क है। ठीक है, ये 3D में इमेजिन करो, मतलब ये क्या डिस्क की ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो थोड़ा सा है ना। तो ये जो डिस्क है यहाँ पर इसका सेंटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर से हम यहाँ पर इसकी जो एक्सिस होती है, इसकी ये जो बीच के पॉइंट से ये दूरी है इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस। ये तो ये जो पॉइंट मैंने अभी बनाया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है, इस पॉइंट को सपोज कर लो P, तो इसकी क्या वैल्यू आती है वो हम इस फॉर्मूले में देखेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत जगह, मतलब इसका डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस भी हैं, और अगर नहीं भी आया तो ये क्वेश्चंस में लग सकता है, क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए ये याद करना जरूरी है ये फार्मूला। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो देखो इसका डेरिवेशन देखना है ना, तो आप पक्के से मेरी वीडियो देखो, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका डेरिवेशन समझा रखा है कि आप कैसे डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो जो डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये कि इसका डेरिवेशन क्या है और इसकी वजह से वैल्यू कितनी आती है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फार्मूला बताऊँगा तो आपको
यहाँ पर क्विक रिकैप मिल जाएगा उस फॉर्मूले का, ठीक है। आपने अगर ये डेरिवेशन देख रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ई नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू, ये क्यू क्या है, ये क्यू जो है ये चार्ज है, ये जो टोटल चार्ज है ना इस डिस्क पे, ये टोटल चार्ज ये क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है, एक्स है ना, और उसके अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसकी पावर 3/2। तो ये जो है ये एक जनरल फार्मूला है इस डिस्क पे, जो एक्सेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है किसी पॉइंट पे जो कि एक्सेस पे रखा हुआ डिस्क के, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू इतनी आती है, जो कि होती है के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये फार्मूला याद कर लेना है, ये फार्मूला याद कर लेना है क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है। मैंने अभी बताई आपको कि इसकी क्या खासियत है फार्मूले की, ठीक है। तो ये फार्मूला आप कैसे याद कर लेना। चलो तो अब नेक्स्ट थिंग की तरफ मूव करते हैं। इसका डेरिवेशन देखने के लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है। चलो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और इसके बीच में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके बीच में कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स होगी। तो फोर्स तो सबसे पहले देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय के Q1 Q2 लिख दो इसको ऊपर बाय आर स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यू मिसिंग है, ठीक है, एक क्यू मिसिंग है, तो अगर हम ई को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और क्यू लगा दें, यानी कि क्यू से ई को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एफ के बराबर हो जाएगा। बस यही चीज़ है यहाँ पर। आपको अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करा रहे हो तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई के बराबर, उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई के बराबर, ठीक है। बस इतनी बात याद रख लो। और एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होती है हमारी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे, यानी क्यू ई को एम से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला लेकिन बहुत जगह यूज़ होता है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होता है। या फॉर्मूला था एक और बार बताता हूँ, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अच्छा ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्यू क्या है, ये चार्ज से, जिस चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो चार्ज आपको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाने के लिए, वो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्यू आएगी, ठीक है। और एफ क्या है, एफ है फोर्स, ठीक है, एफ है फोर्स। बस इतनी बात याद रख लेना, ठीक है, मन में बसा लो इस बात को। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं अब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ओवर होने वाला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे और उसके बाद फिर डायपोल की बात करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर से फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टी बताते जाता हूँ और आपको उसे समझना है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है, पहली बात तो इमेजिनरी लाइन्स होती है, ठीक है। ऐसी कोई लाइन्स असल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं स्पेस में। और उनको वो जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं उसको अगर पॉजिटिव चार्ज उन इमेजिनरी लाइन्स के अंदर रखा जाए तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उसे मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ये कहाँ से चलती है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ये निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से। हमेशा अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। कहाँ टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है ना। तो ये कहीं पर अगर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोई चार्ज के अंदर जा रही है तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो यहाँ पर मैंने 2 चार्ज रख दिए, ये लिख दिया प्लस क्यू चार्ज, ये रख दिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाली प्लस से और ये गई माइनस में, यहाँ निकाली प्लस से गई माइनस में, यहाँ निकाली प्लस से गई किस में, माइनस में, यहाँ पे से भी निकाली प्लस से गई माइनस में। तो एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि है ना, यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन्स है ये यहीं पर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। और ये टर्मिनेट क्यों हो रही है, क्योंकि है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। और ये क्लोज लूप नहीं बनाती, इस टाइप से ऐसा कोई लूप नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ से यूँ आ रही हो फिर ये अंदर क्यू चार्ज से यहाँ पर ऐसे जाती है। जैसे मैग्नेट्स में होता है ना कि मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है और फिर साउथ से नॉर्थ अंदर मैग्नेट के अंदर भी चलती है वो फील्ड लाइन्स, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ये क्लोज लूप नहीं बनाती। उसके अलावा ये जो फील्ड लाइन्स होती है ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं करती। स्पेस में टर्मिनेट नहीं करती मतलब कि अगर कहीं से फील्ड लाइन निकले तो कहीं ना कहीं दूसरे चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगी। इतनी बात है क्लियर है। स्पेस में ये इनफाइनाइट तक जाती है, टर्मिनेट नहीं होती है ना। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर अगर फील्ड लाइन्स है, यहाँ से कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, मान लीजिए 10 निकल रही है, तो ये जो फील्ड लाइन्स निकल रही हैं ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, बट ये इनकी जो डेंसिटी मतलब यहाँ पर कितनी जो फील्ड लाइन्स होंगी वो है ना चार्ज के आसपास बहुत पास होगी तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जबकि चार्ज से दूर जाओगे तो यहाँ पर ये देखो ये ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कितनी दूर हो गई, तो यहाँ पर ये जो डेंसिटी है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको ज़्यादा मैटर करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि अगर किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज से कितनी फील्ड लाइन्स निकली है, 4, ठीक है। अगर किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज से 4 फील्ड लाइन्स निकली है तो पॉजिटिव 2 क्यू चार्ज जो होगा उससे 8 फील्ड लाइन्स निकलेंगी, ठीक है। कितनी निकलेगी, 8 फील्ड लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
है ना। तो अगर किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज से 4 फील्ड लाइन्स निकली है तो पॉजिटिव 2 क्यू चार्ज से 8 फील्ड लाइन्स निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने चार्ज भी डबल कर दिया और हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उतने गुना फील्ड लाइन्स बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दिमाग में बसा लो, ठीक है। कि ये ना कहीं पर आपको दिया हुआ है कि चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है और उससे 4 फील्ड लाइन निकल रही है, तो अगर कहीं पर दिख जाए कि +2 क्यू से कितनी फील्ड लाइन निकलेगी तो बता देना 8, 3 से कितनी निकलेगी तो 12, ठीक है। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड लाइंस। उसके बाद दो फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, मतलब कि फील्ड लाइंस क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। देखो यहाँ पे +q चार्ज और यहाँ पर -q चार्ज, ठीक है, और ये बीच की डिस्टेंस उनकी, है ना। तो अगर यहाँ से एक फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ से भी एक फील्ड लाइन निकल रही है तो ये सिमेट्रिक होती है इन चार्ज के, ये जो दोनों चार्ज हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है उसके अबाउट दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मतलब कि यहाँ पर जैसे निकल रही है वहाँ यहाँ पर भी वैसी ही निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे निकल रही है तो यहाँ पर भी ऐसी ही निकलेगी नीचे, है ना। यहाँ पर ऐसी है तो फिर यहाँ पर भी ऐसी ही होंगी। ऐसी फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के बीच में, है ना। मतलब ये जैसा ये है वैसा ही ये भी है, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा फील्ड लाइन बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड लाइन्स है यहाँ पर देखो, अब ये दूर जाओगे यहाँ पर ये दूर होगा, तो देखो यहाँ पर अगर आप चार्ज के पास हो तो फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास है और ज़्यादा डेंस है। बट अगर आप दूर जाओगे तो ये देखो यहाँ पर फील्ड लाइन्स ज़्यादा दूर है और डेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा डेंस है फील्ड लाइन्स वहाँ पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह, यानी कि ग्रेविटी में कैसा रहता है कि अगर आप ज़्यादा ऊपर हो तो आपको कम ग्रेविटी लगेगी, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ग्रेविटी ज़्यादा फील होगी। उसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक का फील्ड होती है वो भी इसी टाइप से वर्क करती है। मतलब जितनी ज़्यादा दूर हो आप उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड आप पे लग रही है और जितने ज़्यादा पास हो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइन्स की, देखो यहाँ पर अगर डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइन्स की तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा महसूस होगी, कंपेरेटिवली यहाँ पर कम महसूस होगी क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो यही है इस पॉइंट का मतलब। चलो नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि कोई एक चार्ज है तो उससे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एग्जाम में प्रॉपर्टीज़ पूछे ना, तो मैं जिन जिन पॉइंट को आपको बता रहा हूँ उनमें से जो मेन पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने चाहिए उसमें से ही एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है, ठीक है। एक पॉइंट वो वाला था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाला बताया था मैंने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकलेगी, वो लिखना चाहिए आपको। उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से चालू होती है नेगेटिव पे खत्म होती है, ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी आपको एग्जाम्स में अगर पूछे तो लिखना एक कंपलसरी टास्क हो जाता है, ठीक है। वो क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है तो उसमें से जो फील्ड लाइन निकलेगी, हालांकि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, फिर भी जो फील्ड लाइन निकलेगी वो हमेशा एक परपेंडिकुलर होकर निकलेगी इलेक्ट्रिक का चार्ज से, ठीक है। यहाँ पर ये जो +q है ये थोड़ा सही नहीं बनाया तो मैं यहाँ पर एक सही फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दें। यहाँ पर देखो, हाँ ये एक +q चार्ज है, चलो मान लेते हैं ना, ये एक +q चार्ज है। तो यहाँ से अगर कोई फील्ड लाइन निकल रही है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगी, ठीक है। ये जो फील्ड लाइन है ये भी परपेंडिकुलर निकलेगी, ये जो फील्ड लाइन है ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, यानी जो चार्ज की सरफेस होती है उससे हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती है। जो फील्ड लाइन होती है वो हमेशा चार्ज की सरफेस से कैसे निकलती है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिमाग में बसा लेनी है कि जो फील्ड लाइन्स होती है वो चार्ज से हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती हैं, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाए तो ये जरूर लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में अगर पूछा जाए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अभी मैं धीरे धीरे करके आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनिए ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमारे पास अभी हमने कितनी 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली और कुछ 15 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल की और टॉर्क की और उसके बाद ये लेक्चर को ओवर करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, करीब 45-40 मिनट का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई +q चार्ज और उससे एक फील्ड लाइन निकल गई, ठीक है। चलो अब हमने ये जो फील्ड लाइन निकाली है ना, इस पर अगर हम एक टेंजेंट बनाए, इस पर क्या बनाए, टेंजेंट समझते हो ना कि आर को कुछ होता हो जाए। इसको थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से एक फील्ड लाइन निकली है, ठीक है। यहाँ से 1 सेकेंड, ये क्लियर नहीं बन रहा है, मैं 1 सेकेंड इसे लॉक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, यहाँ पर ये +q चार्ज है, ठीक है। और इसकी वजह से एक फील्ड लाइन यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो फील्ड कैसी जनरेट हो रही है, यहाँ पर कुछ इसे ऐसा ज्वाइन करते हैं और इसे यहाँ से तो अब ये कुछ क्लियर दिख रहा है। ये +q थोड़ा सा इरेज हो गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो उसको। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, पहली बात तो ये यहाँ सरफेस से परपेंडिकुलरली निकल रही होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इस सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए
ये जो टेंजेंट होगा ये सरफेस के एक पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये जो टेंजेंट है ये इसकी सरफेस को टच करते हुए निकल रहा है। तो ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर ये टच कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जिस पर ये टच कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो हमें ये टेंजेंट बताता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो पहली बात तो पॉजिटिव क्यू से निकले तो किस साइड निकली होगी, बाहर साइड, ठीक है, बाहर साइड जा रही होगी, बट किस साइड जा रही होगी। तो ये एक्चुअली में ये जो टेंजेंट है ये हमें डायरेक्शन बताता है कि ये इस साइड जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो और वहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो साइड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आपको बताएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं क्या कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा है। और इसमें क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जो दोनों को इंटरसेक्ट करे। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो एक टेंजेंट ये डायरेक्शन बता रहा होगा, ठीक है आपको, और इससे टेंजेंट बनाओगे तो ये वाली डायरेक्शन बता रहा होगा आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी दो डायरेक्शन में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे यहाँ पे और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक रॉन्ग अप्रोच होगा, ठीक है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी एक हाईलाइट करके आप अपने दिमाग में बता सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ में, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कभी नोट के रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप मेरा वीडियो देख के भी कर सकते हैं, प्लस वो नोट्स देख के भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। फील्ड लाइन्स रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया, है ना। तो अगर फील्ड लाइन्स है तो इसकी कैसी होगी? ऐसी जाएगी, ठीक है, और इसकी ऐसी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ना फील्ड लाइन्स को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है, ठीक है। तो अगर फील्ड लाइन्स है कोई दो फील्ड लाइन्स जा रही हैं तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी और इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे रिपेल करेंगे, ठीक है। फील्ड लाइन्स जो है आपस में रिपेल करेंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करती है फील्ड लाइन्स। अच्छा, अगर पॉजिटिव की जगह कोई नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव क्यू, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। फील्ड लाइन्स जो है उनको अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगी ये, और अपने अंदर मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसे वो जो फील्ड लाइन्स होती हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहेंगी, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है उनसे क्या होती है? रिपेल होती है, और नेगेटिव चार्ज होता है उससे क्या होती है? अट्रैक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू और उससे ये देखो ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से और यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी फील्ड लाइन्स निकली, फिर ऐसी निकली, फिर ऐसी निकलेगी ये वाली, ठीक है, ये जाके यू, और ये यूँ, फिर यहाँ से एक ऐसी, फिर यहाँ से एक ऐसी फील्ड लाइन, ठीक है, और ये डायरेक्ट जाके मीट कर रही है फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन से पहली बात है, ये देखो ये इसके पैरेलल है ना, ये देखो पैरेलल है ना, सब दूर कहीं भी जाके मीट नहीं कर रही। ये जो लाइन्स है ये मीट नहीं करती है ना, चार्ज पे भी जाके मीट नहीं करेंगी, तो ये पैरेलल है, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन्स होती हैं। और इक्विस्पेस्ड का क्या मतलब है? मतलब कि सही दूरी पर, थोड़ी दूरी पर ये फील्ड लाइन्स है, ठीक है। इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट है एकदम, जैसे थोड़ी सी स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट ही मान के चलो क्योंकि वो स्पेस में स्ट्रेट हो ही जाती है, ठीक है। ये जैसे ये वाली लाइन है तो ये स्ट्रेट है। तो पैरेलल इक्विस्पेस स्ट्रेट फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कि यहाँ पर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो उसकी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर कोई भी एक जगह ले लो, कोई भी एक प्लेन ले लो और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो सब जगह सेम आएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह सेम है, ठीक है। अब थोड़ी सी डीप में चलते हैं, कोई बातों को थोड़े तीन हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज बची हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज एब्सेंट। ये एक बड़ा पॉइंट है, ठीक है। या तो अगर आपको कोई कंडक्टर दे दिया जाए, ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है बॉक्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो उसके अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो नहीं होगी, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी नहीं होगी, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, ठीक है। ये बात अलग मैटर करती है कि उसके अंदर चार्जेस अगर आपने अलग अलग रख दिए, मतलब कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज रख दिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। बट अगर आपने एक मतलब इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन ली, एक जो जनरल मतलब एक क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन ली है पोजीशन, तो वहाँ पर इसकी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड लाइन्स होगी वो एब्सेंट होगी, यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है पॉइंट, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे मैं इसके बारे में और समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ थिंक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। तो अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम
बात नहीं कर रहे हैं किसी चार्ज की, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, ठीक है। तो ये अगर कोई एक कंडक्टर है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उसकी सरफेस से, ठीक है। ये बात भी नोट करने योग्य है। बट ये तो मैं अब ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसके बाद वाला वो जेईई में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखता है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। ये दोनों पॉइंट भले आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियर एंड फार फील्ड्स का कंसेप्ट है। अच्छा अब ये देखो क्या चीज़ है, सुनो मेरी बात। अब है ना हमारे पास एक चार्ज है +2q, ठीक, एक चार्ज हमारे पास -q, ठीक। ये हमने बना लिया उनके सेंटर का डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस की लाइन बना ली। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पर से फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ पर जाके टर्मिनेट हो रही है, फिर यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो रही है। अच्छा ये चार्ज कितना है -q और ये +2q, ठीक है। तो मतलब इसमें से जो फील्ड लाइन देखो, अब यहाँ पर q में डिफरेंस आ जाएगा क्या, कि अगर इसके अंदर 4 फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, इसके अंदर 4 फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 2q। तो इसका मैग्नीट्यूड है 2q, मतलब इसमें जितना चार्ज ये एब्जॉर्ब करती है उससे डबल फील्ड लाइन्स निकलेगी, यानी कि यहाँ से एक फील्ड लाइन निकली ऐसी, ठीक है, ये इसके अंदर टर्मिनेट कर गए, फिर यहाँ से फील्ड लाइन निकली इसके अंदर टर्मिनेट कर गए, लेकिन इसके अंदर से और फील्ड लाइन्स निकलेगी, इसके डबल निकलेगी, इसमें से 4 निकल रही है अगर, तो इसमें से 8 निकलेगी, ठीक है। तो इसमें 4 एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें 8 फील्ड लाइन्स निकलेगी, ठीक है। 8 बना देते हैं तो ये गई और ये गई, ठीक है, ये 8 फील्ड लाइन्स हो गई हमारी। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन्स है ये इसमें टर्मिनेट तो होगी नहीं, तो कहाँ जाएगी, बाहर, ऐसे ही स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। ये 4 फील्ड लाइन्स एक्चुअली ये वाली कलर बन गई ऊपर से। तो ये जो 4 फील्ड लाइन्स एक्स्ट्रा निकली है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट ये है कि अब देखो, अगर आपको पास से देखोगे तो क्या लग रहा है यहाँ पर, अगर आपने इस फिगर को ध्यान से देखा तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक +2q चार्ज है और एक -q चार्ज है, और +2q चार्ज में से कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, 8, और -q में कितनी टर्मिनेट हो रही हैं, 4, तो बची कितनी, 4 फील्ड लाइन्स और बच गई, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है कि अब अगर हम इसी फिगर को बाहर से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पर दिखेगा कि एक सिंपल +q चार्ज है और उसमें से कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही है, 4, ठीक है। अगर इस पूरे जो हमने सिस्टम था उसको एक आइसोलेटेड बॉक्स में बंद कर दिया तो हमें क्या दिखेगा कि सिर्फ एक 4 जो फील्ड लाइन्स है वो उस बॉक्स से बाहर आ रही हैं। तो हम यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज़ करके बहुत अच्छे सवाल कर सकते हैं, आसानी से हल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल इसी से हल कर सकते हैं। ये क्या कंसेप्ट था, ये क्या कंसेप्ट समझाया मैंने, अगर आपको पास से देखा जाए तो वहाँ पर +2q चार्ज था और -q चार्ज था, और उसमें से कितनी फील्ड लाइन निकल रही थी, +2q में से निकल रही थी हमारी 8 फील्ड लाइन्स और टर्मिनेट हो रही थी -q में 4 फील्ड लाइन्स, ठीक है। और यहाँ पर +q अगर हम उसको ही बाहर से देखें तो क्या लगेगा कि +q में से 4 फील्ड लाइन्स निकल रही है। तो अगर कहीं पर फिगर बना के दे दिया जाए ऐसा आपको बाहर से, मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को चलो अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट अच्छे से मन में बिठा लो, नियर और फार फील्ड का क्या कंसेप्ट है कि पास से देखोगे तो कितनी लाइन टोटल फील्ड लाइन्स निकल रही है हमारी, 8 फील्ड लाइन्स, ठीक है। और दूर से देखोगे तो कितनी निकल रही है, 4 निकल रही है और +q चार्ज में से निकल रही है। पास से देखोगे तो कितनी निकल रही है, 8 फील्ड लाइन्स निकल रही है +2q चार्ज में से, लेकिन चार्ज जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है -q चार्ज में, ठीक है। तो इसका जो एक क्वेश्चन आया था जेईई में वो मैं आपको अगली वीडियो में पक्के से डिस्कस करा दूँगा, तो उसके लिए वेट करना, ठीक है। अब हम टॉर्क की बात कर लेते हैं, हालांकि वीडियो लंबी हो गई है, चलिए तो फिर 1 आवर का ही कर लेते हैं सेशन को, और हम जल्दी से टॉर्क की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे डायपोल को और ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई है, ठीक है। ऐसी कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम एक डायपोल को रखते हैं, उसके अंदर अगर हम एक डायपोल को रखते हैं, डायपोल क्या होता है, चलो पहले डायपोल डिस्कस करते हैं फिर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना। डायपोल क्या होता है सबसे पहले, तो डायपोल होता है एक पॉजिटिव चार्ज और उसके सामने रख दो एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और दोनों सेम, जो दोनों चार्जेस होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, यानी कि अगर ये +2q चार्ज रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी -2q चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो चार्जेस होते हैं ये सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है और इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये एक डायपोल है, ठीक है। डायपोल क्या होता है मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखो डायपोल क्या होता है एक्चुअली में, +q और -q जो चार्ज होते हैं इस इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनको सेपरेट करके रख दिया जाता है, ठीक है, और उसे हमें डायपोल बोलते हैं। और उन दोनों को जो सेपरेट करके रखा जाता है उसमें जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम O, ठीक है। ये जो O है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट है, और q से O की डिस्टेंस कितनी है हमारी L, ठीक है, और +q से भी O की डिस्टेंस है L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी +q से -q तक की 2L, ठीक है। और ये जो है P, ये जो ऊपर मैंने लिखा है P, ये है P वेक्टर एक्चुअली में, और इसको बोलते हैं हम डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं हम, डायपोल मोमेंट। अच्छा इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट यानी कि ये जो P वेक्टर है इसकी वैल्यू होती है q × 2L, ठीक है। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा या फिर आपके टीचर ने भी इसे समझाया होगा स्कूल में। तो यहाँ पर P × 2L क्या होता है, q × 2L जो होता है वो वैल्यू होती है डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या होता है, मतलब कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को कुछ सेपरेट डिस्टेंस पर रख दिया तो वहाँ पर जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है उसको अगर हम उनके चार्ज से मल्टीप्लाई करें, उनका जो भी मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम ही होगा, तो कोई भी एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है। मतलब उसके बीच में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो वो कितने
मतलब कितनी डिस्टेंस जो कितनी स्पीड है उससे ट्रैवल करेगा उसे कहते हैं। और इसकी जो वो होती है क्या बोलते हैं एसआई यूनिट, तो उसे हम कहते हैं कूलॉम मीटर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलॉम मीटर। ठीक है, कूलॉम मीटर कैसे, देखो चार्ज से क्या है कूलॉम और ये क्या है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस आया मीटर, तो ये कूलॉम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, डायपोल मोमेंट की। चलो अब नेक्स्ट बात के पे डिस्कस करते हैं कि डायपोल मोमेंट से क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट से बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे पहले हम एक डेरिवेशन, अच्छा डायपोल मोमेंट की जो डेरिवेशन है वो आपको वो फिजिक्स वाली जो प्लेलिस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जो आई बटन क्लिक करने पर आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको इनके डेरिवेशंस मिल जाएंगे जो कि मैंने कर रखे हैं बहुत ही अच्छे से। एक्सिस पे भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और जनरल पॉइंट पे भी। ठीक है, तो ये तीनों डेरिवेशंस करे हुए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो डायपोल मोमेंट के एक्सिस पर, यानी कि डायपोल जो रखे हुए हैं उनके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है हमारी 2kp वेक्टर बाय एक्स क्यूब। ठीक है, ये आती है हमारी एक्सिस पर, काय पर आती है एक्सिस पर। ठीक है, फिर अगर डायपोल मोमेंट, डायपोल जो है उसके परपेंडिकुलर पर, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन, जो परपेंडिकुलर पोजीशन होती है ना, वहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा गया हो तो उस पर कितनी वैल्यू आती है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी वैल्यू आती है kp बाय एक्स क्यूब। ठीक है, क्या आती है kp बाय एक्स क्यूब, ये वैल्यू आती है कहीं पर अगर कोई परपेंडिकुलर पोजीशन पर रख दिया गया। अच्छा, जनरल पॉइंट का भी बता देता हूँ। जनरल पॉइंट की क्या वैल्यू होती है, देखो सुनो, ये जो दोनों वैल्यू ना ये एग्जाम में पूछी जा रही है लगातार, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं और इनसे बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू याद करना ज़रूरी है। ठीक है, डायपोल के बारे में मैंने अभी आपको इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पर लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ, लेक्चर्स आपके टीचर्स ले रहे हैं, तो उनसे आप इसके बारे में खुल के पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो जनरल पॉइंट होता है डायपोल का, जो जनरल पॉइंट होता है डायपोल का, वहाँ पर हम डायपोल मोमेंट की वैल्यू बताता हूँ मैं आपको। तो अगर जनरल पॉइंट कैसा होता है, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है ना, एक मिनट वो पिछली स्लाइड में देखो, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अगर मैंने स्पेस में कोई भी यहाँ पर पॉइंट ले लिया या फिर यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर पोजीशन का, ये सेंटर से यहाँ पर, और एक्सिस कौन सी पोजीशन पे था, ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एकदम एकदम सीधी लाइन पर। ठीक है, एकदम उसकी एक्सिस पर। ठीक है, तो ये होता है एक्सिस वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन जो है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और एकदम जनरल स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लिया तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला आता है, 1 सेकंड इसे क्लियर कर देता हूँ। उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आता है ई नेट इक्वल्स टू kp बाई एक्स क्यूब और अंडर रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो आपको इतनी बार रटना है कि फॉर्मूला नींद में पूछे तो आ जा। ये फॉर्मूला क्यों रटना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लग जाएगा डायपोल के हर क्वेश्चन में लगभग ये लग जाएगा फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि डायपोल में जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो वो कहीं भी इक्वेटोरियल या एक्सिस पे भी पूछेंगे ना, तो ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। कैसे, देखो ये जो थीटा है एक्सिस पे कितना होगा, देखो एक्सिस पे जो थीटा है वो हो जाएगा 0। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा 0, तो देखो 0 cos स्क्वायर 0, तो 1 cos स्क्वायर थीटा, यानी cos 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1+3 हो जाएगा ये टोटल। 1+3 कितना हो जाएगा 4, वो 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं हम 2kp बाई एक्स क्यूब। और एक्सिस पे लिख रहे थे हम, ठीक है, एक्सिस पे देख रहे थे तो cos थीटा की वैल्यू 0 रखी थी, तो कितना आ गया 2kp बाई एक्स क्यूब। मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला देखो इसकी मदद से, इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री रखो। ठीक है, 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 यानी कि ये जो पूरा फिगर है ये 0 बन गया। ठीक है, ये जो पूरा फिगर है ये 0 बन गया, तो ये 0 बन गया। तो यहाँ पर जो हमारी डायपोल की जो वहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैल्यू आती है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाएगी, देखो पूरा मतलब कि ये वाला ये 3 cos स्क्वायर थीटा 0 बन गया, 1+0 कितना होता है 1। ठीक है, तो अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और आंसर क्या आता है kp बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आंसर आ रहा था। तो इसकी मदद से स्पेस में कोई भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, और इसका डेरिवेशन मैंने वीडियो में कर रखा है, तो वो भी जाकर देख लो। ठीक है, अभी के अभी जाकर देख लो इस वीडियो के बाद, ताकि आपको समझ आ जाए डेरिवेशन और आप आसानी से निकाल पाओ। ठीक है, लास्ट चीज़ बात कर लेते हैं इस वीडियो की, तो वो है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताई मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एक प्लेन ले लिया, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे, इस प्लेन पे जो हर पॉइंट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे मतलब कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसे लॉक करता हूँ क्लियर पिक्च। ओके, सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक डायपोल को रख दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार के रूप में शो कर रहा हूँ उसको, बट वो डायपोल ही है ना, यहाँ पे मान के चलना है डायपोल ही है। ठीक है, यहाँ पे बार के रूप में एक शो कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मान लेना और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लेना। ठीक है, तो अगर ये सब आपने इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, कितनी फोर्स लगाती है, वो लगाती है फोर्स, मैंने बताया फॉर्मूला QE। ठीक है, तो इधर लगाएगी QE और यहाँ पर उल्टी साइड लगाएगी QE। अच्छा, ये इधर ऐसा क्यों लगा दी और इधर ऐसा क्यों लगा दी, सुनो मेरी बात। देखो क्या होगा कि एक्चुअली में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होते हैं, दूर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब वो रिपेल करते हैं, है ना। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है आपको, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपका हिस्सा होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा और दूर भागना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और जबकि नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये इस साइड QE लगाएगा और ये साइड QE लगाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू मैंने बताई थी। अच्छा, अब अगर ये इस साइड QE लगा रहा है, ये साइड QE लगा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये जो रॉड है
ये रोटेट करना शुरू कर देगी अपनी एक्सिस पर। ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से यहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। और ये रोटेट करना शुरू कर देगी तो कितनी स्पीड से रोटेट करेगी, मतलब इस पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा। तो ये जो रॉड है मतलब कि ये क्या था, एक्चुअल में डायपोल था, तो इसकी वैल्यू आएगी। इसको फिगर को रब कर रहा हूँ, इस फिगर को ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। चलो अब रब कर रहा हूँ फिगर को ना। चलो तो यहाँ पर ये जो एफ नेट होता है, मतलब जो नेट फोर्स होगी वो यहाँ पर एक साइड लग रही थी, एक साइड लग रही थी, तो नेट फोर्स तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट वो क्या करेगी, जो नेट फोर्स है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लग रही थी, मतलब कि ये जो फोर्स है इसको इस साइड ले जा रही थी, इसको इस साइड ले जा रही थी, ठीक है, नीचे वाले को अंदर साइड और ऊपर वाले को बाहर साइड। बट ये रॉड कुछ ऐसी रखी हुई थी तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन था वो सेम नहीं था ना, मतलब कि ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन तो ये सेम नहीं था इनका। तो ये जो फोर्स है इसे क्या करेगी, रोटेट कर देगी रॉड को, ठीक है, इसको क्या कर देगी, रोटेट कर देगी रॉड को। और इसकी वजह से हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कितना आता है, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आती है हमारी F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, चलो मैं फिगर में समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही फिगर देखो, इसको ऐसा देखो है ना, और ये Q इधर लग रहा है, एक Q इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर्स है और ये जो फोर्स लग रही है इसकी ये जो डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये फोर्स इंटू, तो बस इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है हमें और हमें यहाँ पर मिल जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं डीप में जाके समझाता हूँ कि क्या होगा वो डिस्टेंस, है ना। देखो अब आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना। अब इस फिगर में ही पूरी बात समझाऊंगा मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक रॉड, एक सेकंड में यहाँ पर पूरा फिगर बना लेता हूँ। सो यहाँ पर ये जो फिगर ड्रॉ कर दिया है मैंने, और देखो इसमें अब मैंने आपको बताया था ये जो देखो डायपोल के बीच की लेंथ होती है वो एल होती है, तो ये जो एल डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये एंगल जो है इसको मैंने मान लिया कितना, थीटा एंगल, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ये नीचे वाला एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, है ना। तो ये जो एल साइन थीटा है इसको अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये टॉर्क की वैल्यू मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्यू, ठीक है, क्यू ई, ये तो फोर्स था हमारा, इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे टॉर्क की वैल्यू, तो टोटल कितनी हो जाएगी, क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये टॉर्क जो आया किसकी वजह से आया, ये वाले फोर्स की वजह से, है ना, इसके फोर्स की वजह से। तो इसकी फोर्स की वजह से भी सेम आएगा, ठीक है, इसके फोर्स की वजह से भी सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा टॉर्क टोटल, इसकी फोर्स की वजह से भी सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 2QEL cos 2QEL sin थीटा। और ये आ जाएगी हमारे नेट टॉर्क की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर इस टाइप से भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों डायरेक्शन के फोर्स मिलकर क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन के फोर्स मिलकर इस रॉड को रोटेट कर देंगे, ठीक है, इस रॉड को रोटेट कर देंगे। और बस यही ये जो रॉड है इसको रोटेट कर देंगे। और ये यहाँ पर जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, इस रॉड को रोटेट करने में जो नेट टॉर्क लग रहा होगा क्या आ जाएगा, QEL sin थीटा इसकी वजह से प्लस QEL sin थीटा इसकी वजह से, ठीक है, QEL sin थीटा इसकी वजह से और QEL sin थीटा इसकी वजह से। तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 2QEL sin थीटा, और ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे टॉर्क नेट का। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर ओवर होता है और अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की। तो अगर आपको समझ आया इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया सब कुछ समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने का। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना मेरे को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो को। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करें और पढ़ाई करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।